तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बोला था कि एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे, और एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर थर्ड, ठीक है, वो दोनों कंप्लीट कर लेना, पढ़ लेना है उनको। उसी चैप्टर में अपना एक और टॉपिक आता है आज, और टॉपिक का नाम है संविधान की आलोचनाएं या क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हम यहाँ पे पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम केवल हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिन लोगों ने बुराई कहा है, बुराई बताया है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको पहले ही इसका आंसर दे देता हूँ। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उन सब की क्रिटिसिज्म को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। किसके द्वारा? उन्होंने ऐसे तथ्य पेश किए, श्रीमान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसी विचार प्रस्तुत किए संविधान सभा में कि जिन्होंने भी हमारे संविधान को क्रिटिसाइज किया था वो सब क्रिटिसिज्म फेल हो गए थे। मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आता है, देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला है वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उधार का संविधान। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे बिल्कुल ना सोचें कि हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है उधार का संविधान। तो भाई पहली जो बुराई की है हमारे संविधान की, वो की है कि भाई उधार का संविधान है। उधार का संविधान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कल पढ़ा था बच्चों कि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था 11th क्लास की बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो इन्होंने कहा भाई, बुराई करने वाले लोगों ने, क्रिटिसिज्म या आलोचक बोलते हैं हिंदी में, या बुराई करने वाले लोगों ने कहा है कि भाई ये तो उधार का संविधान है, इन्होंने तो बनाया ही नहीं, ये तो कहीं से दो चार चीजें इधर से मांग ली, दो चार चीजें इधर से मांग ली और बना लिया है, ठीक है, इनका कहना है। तो देखो मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ऊपर देख लेना। सिंपल है, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको नोट्स के फॉर्म में लिखना है। तो क्या क्या लिखना है देखो कि भाई जितने भी हमारे कुछ क्रिटिसिज्म, उन्होंने क्या कहा है, उधार का संविधान कहा है, वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि भाई ये तो उधार का लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। उधारी की एक बोरी बोला है इसको, क्या बोला है, जो बोरी होती है, ठीक है, उसको एक बोरी बोला है कि भाई ये तो उधारी की एक बोरी है, उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरो किया है इन्होंने तो दूसरी कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से, ठीक है। और इसे एक हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, इंग्लिश में भी इसको ये बोलते हैं बच्चों, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला है, एक नाम दे दिया गया है। एंड एक बोला है पैबंदगिरी कॉन्स्टिट्यूशन। पैबंदगिरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अधिकतर चीज दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से बोरो की गई, उसको बोलते हैं पैबंदगिरी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, लेकिन इन सब का उत्तर दिया किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो इन सब का जो क्रिटिसिज्म करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सब कॉन्स्टिट्यूशन में नया क्या है। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा इन सब क्रिटिसाइज, मतलब जो बुराई कर रहे हैं, बुराई करने वालों ने सबसे पहली बुराई क्या की कि भाई तुम्हारा संविधान तो उधार का संविधान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, रुको मैं देता हूँ जवाब। तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में अभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं उनमें हम नया क्या देख सकते हैं? सब खामोश, सब चुप। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि देखो नया हम क्या देख सकते हैं कि एक ऐसा देश का संविधान जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले, बदलती हुई सर्कमस्टेंस के अनुसार, बदलती हुई सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अपने आप में बदलने की क्षमता रखे। देखो जैसे कि बच्चों आज जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे वैसे आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, आपके खाने पहनने का तरीका बदलता जाता है। पहले आप जाइए 1950 में, हम किस टाइप के कपड़े पहनते थे, आज हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। पहले हम किस टाइप का खाना खाते थे, आज हम किस टाइप का खाना खाते हैं। जैसे 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 कि 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने कभी पढ़ी हो, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको मॉडर्नाइजेशन चाहिए तो फिर क्या होगा, संस्कृति थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। अपन ने पढ़ा था ये, ठीक है, जब मैंने आपको 12th क्लास पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाया था कि अगर मॉडर्नाइजेशन ज्यादा होगा तो जो कल्चर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि भाई संविधान ऐसा होना चाहिए जो बदलती हुई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, अपने आप में भी परिवर्तन कर ले, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से पढ़ना, यहाँ से कि भाई किस दुनिया के किसी भी संविधान में नया क्या हो सकता है। केवल एक चीज नहीं हो सकती है, वो भी क्या, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप अपने आप को ढालने की डाइवर्सिटीज रहे। कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं तो कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो काफी लेट बना है और लेट बनने के बावजूद उसमें
जितने भी सर्कमस्टेंस या जितनी भी सिचुएशंस बदल रही हैं, परिस्थिति बदल रही हैं, उन सब बदलती हुई सिचुएशंस के अनुसार संविधान अपने आप को ढाल ले, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना ले, उसी को एक अच्छा संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि हाँ, हमने लिया है दूसरे देशों के संविधान से, पर पहले हमने पढ़ा है, पहले हमने जाना है। और किसी भी देश के संविधान की मूलभूत किताब में लिखे हुए किसी वर्ड पर क्या किसी का अधिकार होगा? नहीं। मैं भी आज आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां से मैंने पढ़ा है वो अधिकार जमा दे के नहीं, ये तो किताब मैंने छापी थी। हाँ, अगर मैं किसी किताब की कॉपी दे रहा हूँ आपको, तो उस पर वो कह सकता है, क्लेम कर सकता है, समझ पा रहे हो। बट जो मेरा नॉलेज है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या उस पर कर सकता है? नहीं, वो तो मैंने ज्ञान किया है, नॉलेज प्राप्त की है, समझ पा रहे हो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको खारिज कर दिया कि देखो भाई, दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनमें नई केवल एक चीज हो सकती है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को संविधान बदल ले, बदलती हुई सिचुएशन के अनुसार संविधान अपने आप को बदल ले और देश कल्याण में या समाज कल्याण में लगा रहे। वो भी ऐसा संविधान जो काफी टाइम बाद बना है, काफी लेट बना है। और हमारे देश के संविधान को अभी साल ही कितने हुए हैं बच्चों? 1950 में तो लागू हुआ था, समझ पा रहे हो। तो उस वजह से पहले ही आलोचना या पहला अपन क्रिटिसाइज देखेंगे तो क्या है बच्चों कि वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भाई उधार का लिया हुआ संविधान है, ऐसा इनका कहना है। तो आपको क्या लिखना है? आपको कुछ नहीं लिखना, पहले तो आपको डालना है वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हेडिंग डालोगे आप, ठीक है, उसके बाद डालोगे आप वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बस आपको ये 2 लाइनें लिखनी है, उसके बाद में सीधा आप लिखोगे ये वाला, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, हाँ बस 2 लाइन ये लिखनी है, बस हो गया। सेकंड वाला देखो, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था कल, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकतर जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो 2 जगह से लिए गए हैं बच्चों। एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक एक्ट है बच्चों, वहां से लिए गए हैं, और एक अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये दोनों चीजें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का कहना है भाई कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कह रहे हैं, या जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी कॉपी है, उसकी जेरोक्स है। सेकंड बुराई लोग करते हैं हमारे संविधान की, क्योंकि हमने अधिकतर प्रोविजन यहाँ से और दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का, बुराई करने वाले लोगों का कहना है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, 1935 का जो एक्ट है उसकी जेरोक्स है, सब कुछ उसमें से ले लिया इन्होंने, ठीक है। देखो इधर देखना, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, इधर देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला कहाँ गया, इधर होगा, अच्छा थोड़ा पहले आ गया, ओके कोई ना। कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, कि भाई इनका कहना है कि भाई 1935 एक्ट की जो कार्बन कॉपी है उसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने माना है। पर क्या तुम्हें लगता है ऐसा है? हमने किसी अधिनियम से या किसी एक्ट से कुछ चीजों को पढ़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमको ठीक लगा हमने उसमें डाला, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें बुराई करने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। हमने सीखा है पहले, देखो ध्यान से था, देखो अपन यहाँ से पढ़ते हैं, जो चीजें अंडरलाइन हो रही है केवल उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया पहले से। देखो, एक क्रिटिसिज्म करने वाले का नाम है बच्चों, इनका नाम है एन श्रीनिवासन, ठीक है। इनका कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की ही तरह 1935 के अधिनियम की नकल है। मतलब इनका कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो सब कहाँ से जेरोक्स किए गए हैं, 1935 के एक्ट से। इनका कहना है, जो श्रीनिवासन है, इनका कहना क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वस्तु है, मतलब जितने भी गुड्स या जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब कहाँ से जेरोक्स किए गए हैं, 1935 के एक्ट से। पहली बुराई ये करते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक और का नाम आता है बच्चों आइवर जेनिंग्स, ये भी क्या है, क्रिटिसाइज करने वाले हैं बच्चों, ये भी बुराई करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा बच्चों कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है। कुल मिलाकर के इनका कहना है, इन्होंने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीधे की सीधे कहाँ से आया है, 1935 के एक्ट से आया है। तो ये 2 बुराई करने वालों का नाम याद रखो बच्चों, बस इतना सा, ठीक है। उसके बाद देखो और भी नाम आए बच्चों, एक और नाम आता है बच्चों PR देशमुख, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर थे। उन्होंने कहा है बच्चों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, वो भारत सरकार अधिनियम मतलब 1935 का एक्ट ही है। इन्होंने तो ये तक कह दिया कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का ही एक्ट है और कुछ अलग नहीं है। तो 3 का नाम याद रखना है बच्चों। पहला क्या याद रखोगे? श्रीनिवासन। ठीक है, श्रीनिवासन ने क्या कहा कि भाई ये क्या है, भारत 1935 की एक्ट की क्या है, नकल है, बिल्कुल जेरोक्स है। ठीक है, एक नाम क्या याद रखोगे आप? ठीक है, ये वाला याद रखना, आइवर जेनिंग्स। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीधे के सीधे कहां से आता है? 1935 के एक्ट से आता है। ठीक है, फिर एक और याद रखना, पीआर देशमुख। इन्होंने कहा है बच्चों की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 एक्ट ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखना। देखो इधर, अब इन सब का आंसर देते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना है कि देखो, जहां तक आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने से कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्य की चोरी शामिल नहीं है, संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं बच्चों कि देखो, अगर तुमको लग रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें 1935 के एक्ट से ली गई हैं, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगूंगा आपसे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इसमें हमने किसी लिटरेचर की चोरी थोड़ी ना की है, किसी साहित्य की चोरी थोड़ी ना कर ली हमने। क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट छापा, हमने उठा करके इधर छाप दिया? ऐसा थोड़ी ना है। हमने उसको पढ़ा, उसको पढ़ करके कुछ चेंजेस करके हमने उसमें डाला है। ठीक है, और इनका कहना यह है कि भाई उधार लेने में दिक्कत क्या है, हमने पहले पढ़ा, पढ़ करके हम आज मान के चलो बच्चों, जो मैं पढ़ रहा हूँ मैंने कहीं पढ़ा हुआ, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह जो भी हुआ मैंने सब कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मान के चलो वो कोचिंग वाला या जहाँ पर भी मैंने जिनसे भी पढ़ा वो ये क्लेम कर देना इसको हमने पढ़ाया है, ये तुमको कैसे पढ़ा रहा है, इसको तो हमने पढ़ाया है, तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा सारा की सारा, यह तो फिर एजुकेशन पद्धति खत्म। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहना भाई इसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा। हमने कोई लिटरेचर तो चुराया नहीं है, हमने कोई साहित्य तो चुराया नहीं है तुम्हारा, समझ पा रहे हो? हमने पहले पढ़ा है, एजुकेशन प्राप्त किया, उसके बारे में जाना है, उसके बाद कुछ चेंजेस करके हमने हमारे संविधान में डाला है। ठीक है, तो इसको भी खारिज कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट सुनो, थर्ड नंबर का जो अपना है बच्चों वो है अन इंडियन और एंटी इंडियन। इन्होंने बोला है बच्चों कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, एक तो एंटी इंडियन है और एक अन इंडियन है। एंटी इंडियन और अन इंडियन का मतलब क्या है बच्चों? देखो, इसका मतलब है कि भाई जो भारतीय संविधान लिया गया है वो एक तो गैर भारतीय है, गैर भारतीय। अन इंडियन का मतलब क्या है कि उसमें जो प्रोविजन है वो ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजों के प्रोविजन ज्यादा है। ठीक है, और एक क्या है, भारतीय विरोधी है, मतलब भारत का ही वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, भारत को ही क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि देखो बच्चों, उस टाइम पर जितने भी लीडर्स वगैरह थे, मतलब अपन कह सकते हैं कि अधिकतर लीडर्स क्या थे, वो लीडर्स थे बच्चों जो अपन कह सकते हैं कि हायर लेवल की पोजीशन पर थे। जैसे कि देखो, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं आपसे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चों, पहली बात। ठीक है, उनकी पढ़ाई वगैरह भी विदेश में हुई थी बच्चों, दूसरी बात। ठीक है, तो इन सबको लगता था, जो बाकी क्रिटिसाइज करने वाले हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर्स या अपन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के बारे में बोल सकते हैं, इन सबको लगता था बच्चों कि जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं वो प्रोविजन एंटी इंडियंस हैं, या वो प्रोविजन क्या है बच्चों, अन इंडियंस हैं, गैर भारतीय हैं या भारत के विरोध करते हैं। देखो कौन कौन से प्रोविजन की बात की गई है, आपको बस नाम याद रखने उनके हो जाए तो। एक हनुमंत है बच्चों, इनका नाम है। इन्होंने बोला है हम, हाँ हनुमंत, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे। हम वीणा या सितार का मतलब इन्होंने ऐसे बोला है कहानी टाइप में, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा है, और ये इन्होंने क्यों, मतलब किस पर टोंट कसते हुए कहा है, जो मेकर्स है ना, जो बनाने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविजन डालने वाले हैं, उनके लिए कहा है। इनका कहना ये है कि भैया कि हम तो वीणा और सितार का संगीत चाहते थे। वीणा मतलब जानते हो, सितार मतलब जानते हो, हमको तो भाई भारतीय संस्कृति चाहिए थी, तुमने तो इंग्लिश बैंड घुसा दिया उसमें। जैसे कि बच्चों शादियों में 2 प्रकार के बैंड बजते हैं, एक डीजे, डीजे क्या है, इंग्लिश बैंड है, लेकिन वो आता है ना माइक सिस्टम में आता है एक बाजा, जिसको बाजा बोलते हैं, वो क्या है बच्चों, वो हमारे कल्चर का है, मतलब वो इधर के कल्चर का है बच्चों। ठीक है, पहले एक उतार था, ढपला आता था बच्चों, ढपला, एक तबला, ढपला क्या बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, हाँ, तो वो बजते हैं, ढोलक बजाई जाते हैं कीर्तनों में, ये सब हमारे इधर के हैं। लेकिन अभी पैड आ गया, पैड, वो हमारे इधर पहले नहीं था। जैसे जैसे और अपन बोल सकते हैं मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ है, उसके बाद में ये सारी चीजें आई हैं। तो इनका कहना ये है कि भाई हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते थे, हमारी संस्कृति, वीणा और सितार चाहते थे। वीणा जानते हो आप, ठीक है, और सितार आप जानते हो, तो हम तो वीणा और सितार चाहते थे,
लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इसको इंग्लिश में बना दिया। पूरे इसको कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने भारतीय संविधान को क्या बना दिया, इंग्लिश में बना दिया है। ठीक है, उसके बाद एक और है बच्चों, उनका नाम याद रखना है, लोकनाथ मिश्रा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं, इन्होंने क्रिटिसिज्म करते हुए कहा है बच्चों कि पश्चिम का दासवत अनुसरण बल्कि पश्चिम का दासवत आत्मसमर्पण। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा है बच्चों कि अर्बन जो कंट्रीज हैं उन अर्बन कंट्रीज का एक गुलामी का रूप इन्होंने इसको बताया है। वही जो अर्बन कंट्रीज हैं उनसे प्रभावित होकर के उन्हीं के टाइप के प्रोविजन आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए हैं। मैंने आपको यहाँ पर भी लिख दिया बच्चों, ये एक बार मैं इधर ही बताता हूँ आपके लिए। देखो 3rd नंबर का, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अन इंडियन एंड एंटी इंडियन। भाई इनके अनुसार, जो बुराई करने वाले लोग हैं उनके अनुसार जो भारतीय संविधान है वो अन इंडियन है। ठीक है, और ये क्या है, एंटी इंडियन है, बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल ट्रेडिशनल और सेंटिमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बच्चों बोला गया है कि ये भारत के पॉलिटिकल ट्रेडिशनल, राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, और इसके साथ साथ में एक और वर्ड कौन सा आया है बच्चों, एक और बात, सेंटिमेंट ऑफ इंडिया, और भारत के जितने भी सेंटिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। उस वजह से उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एंटी इंडियन है। ठीक है, आगे देखो जो मैंने बताया था देश है, इन्होंने कहा बच्चों, मैं यहीं से पढ़ देता हूं आपको, ये यहीं से इन्होंने कहा था, सबसे पहला मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, इन्होंने कहा है कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ द वीणा और सितार, कि भाई हम चाहते थे वीणा और सितार वाला म्यूजिक, बट हियर वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। लेकिन भाई इस जो संविधान में हम कौन सा बैंड सुन रहे हैं, इंग्लिश बैंड का गाना सुन रहे हैं, हम तो चाहते ही नहीं थे ये, तुमने तो उसको ऐसा बना दिया। उसी प्रकार बच्चों एक और का नाम आएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं, इनका नाम ये रहा, लोकनाथ मिश्रा बच्चों। इन्होंने कहा है, अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज्ड, बुराई करते हुए कहते हैं बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सर्वाइल इमिटेशंस ऑफ द वेस्ट रेदर अ सर्वाइल सरेंडर टू द वेस्ट। इन्होंने कहा है बच्चों देखो कि हमने क्या किया है, हमारा मतलब आपने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बुरे प्रोविजन डाल दिए, वो सारे प्रावधान डाल दिए हैं जो हमको गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, गुलामी की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये भी मतलब वही है बच्चों, जितने भी हैं, एक और मेंबर है, इनके बारे में मैंने यहाँ पर ज्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, इधर देख लेना। तो ये सब क्या है बच्चों, ये ऐसे मेंबर हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी फिर आएंगे बच्चों, ये आ गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने कहा, वन में आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एट दिस मोमेंट। वो इस टाइम के भाई इस टाइम पर संविधान में नया क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाह रहा हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जितने भी क्रिटिसाइज करने वाले या जितने भी क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं उन सबको क्या कर दिया, नकार दिया था। उन सबके जितने भी तथ्य आए थे या उन सब ने जो भी बोला था, उन सबके द्वारा बोले गए हर एक का रिप्लाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया है, बिल्कुल इफेक्टिवली तरीके से। ठीक है, तो आपको केवल क्रिटिसिज्म याद रखना है, तो 3rd वाला याद रखोगे बात आप, ये एक तो अन इंडियन और एक एंटी इंडियन। एक एग्जाम्पल दे देना बिना सितार वाला, जिसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, अगला देखो बच्चों, इधर देख लेते हैं 4th नंबर का, ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशन अवे फ्रॉम गांधीयन। बोला गया है बच्चों कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गांधी जी के विचारों से बहुत दूर है। चलो एक क्वेश्चन बताओ बच्चों, यूट्यूब वाले साथी भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या गांधी जी थे एज अ मेंबर? नहीं थे। कहाँ थे? क्वेश्चन भी आता है बच्चों 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे कि संविधान सभा में महात्मा गांधी जी नहीं थे, पर क्या उनके विचार भी नहीं थे? उनके विचार तो थे, उनके थॉट्स थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके सिद्धांत थे, पर महात्मा गांधी नहीं थे बच्चों। तो अगला देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन अवे फ्रॉम गांधीयन, कि इनका कहना था 4th नंबर का क्रिटिसिज्म में इन्होंने बुराई की है बच्चों कि संविधान जो है वो गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनसे काफी दूर था। हिंदी मीडियम में भी हमारे पास 4th नंबर का ये रहा कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गांधी जी के विचारों से काफी दूर है। भारतीय संविधान गांधी जी के विचारों से क्या है, काफी दूर है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने कहा है कि भाई जब संविधान बनाया गया तो संविधान सभा में महात्मा गांधी थे क्या? ऐसा आंसर आपको देना है। यूट्यूब वाले साथियों को बताना है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था तो क्या उस टाइम पर हमारे महात्मा गांधी जी उपस्थित थे?
प्रेजेंट थे, तो आपको बताना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इस क्वेश्चन को कि क्या संविधान सभा के मेंबर के रूप में महात्मा गांधी जब संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पर थे क्या। तो देखो भाई क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग हैं बच्चों, ठीक है। इसमें से एक का नाम फिर से के हनुमंतिया आता है, जिन्होंने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे। मतलब इन्होंने कहा है बच्चों कि महात्मा गांधी इस प्रकार का संविधान कभी नहीं चाहते थे जो तुमने बनाया है। ये बुराई किससे कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो संविधान बनाने वाले हैं, ठीक है, उसको उनको बोल रहे हैं, सभी को। कौन बोल रहे हैं, के हनुमंतिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है ये। इनका कहना है कि भाई जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन तुमने बनाया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे और तुमने ऐसा ही बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नए ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा और बोला गया है बच्चों कि ना तो महात्मा गांधी जी इस प्रकार का संविधान चाहते थे और ना ही महात्मा गांधी ने इस प्रकार के संविधान के बारे में कभी कुछ सोचा होगा। महात्मा गांधी जी के विचारों में भी नहीं आया होगा कि तुम इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हो। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों। देखो एक और का नाम आएगा टी प्रकाशम, ये भी संविधान सभा और सदस्य। इन्होंने बोला है इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधी जी के विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताना। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इनका कहना यह कि ऐसा इसलिए हुआ है कि महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। अरे ने गेट लगा दिया भाई। इनका ऐसा कहना है कि महात्मा गांधी जी के विचार और गांधी जी के महात्मा गांधी जी के विचार और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, उस वजह से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अब आपको बताना है क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे या नहीं थे। यूट्यूब वाले जितने भी साथी हैं जरूर बताएं। आगे देखो बच्चों, फिफ्थ नंबर का बोला है बच्चों महाकाय आकार। महाकाय आकार मतलब बोल सकते हैं बच्चों कि बहुत बड़ा आकार है, साइज बहुत बड़ा है बच्चों, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, कोलोसल साइज। कि भाई इतना बड़ा आकार क्यों है, कौन पढ़ेगा इसको। पूरे जैसे मैंने कल जब क्लास ली थी बच्चों तो आपको बताया था पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का। समझ पा रहे हो। तो क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों ने, बुराई करने वाले लोगों ने बात कहा है कि भाई इतना बड़ा आकार क्यों, क्या करेंगे हम इतने बड़े आकार का। जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है उसको। तो क्यों, क्योंकि वो तो बच्चों डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है ही नहीं। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना बड़ा नहीं है, केवल 7 ही आर्टिकल है अमेरिका के संविधान में, ओनली 7 अनुच्छेद, 7 आर्टिकल। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2019 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं 470 आर्टिकल थे बच्चों। समझ पा रहे हो, 465 से 70 के बीच में। तो इतना बड़ा क्यों, ये बुराई करने वाले लोगों का कहना है। तो बच्चों याद रखना है कि एक पॉइंट आता है कि भाई साइज को लेकर के, आकार को लेकर के। तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि जब, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1949 में बनकर के कंप्लीट हुआ बच्चों, और 1950 में इसको बनाया गया था। और इसमें उस टाइम पर बच्चों एक प्रियम्बल मतलब एक प्रस्तावना बोल सकते हैं अपन इसको, और बच्चों टोटल 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद। और बच्चों टोटल भाग कितने थे, टोटल पार्ट कितने थे, तो टोटल जो पार्ट थे बच्चों वो 22 थे। टोटल शेड्यूल मतलब अनुसूचियां कितनी थी बच्चों, 8 अनुसूचियां। अभी टोटल 22 ही पार्ट माने जाते हैं, बट अगर आप सब पार्ट को जोड़ दो, सब पार्ट मतलब सब पार्ट होते हैं ना, उपभाग, अगर आप सब पार्ट को जोड़ दोगे बच्चों तो अभी प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, पर ये कब है बच्चों, जब आप सब पार्ट को, उपभागों को भी शामिल कर लोगे। 3 उपभाग हैं, बताऊंगा कौन कौन से हैं आगे चलेंगे जब। प्रेजेंट उस टाइम पर बच्चों 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम पर टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां। तो इतना बड़ा आकार क्यों, जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है, 7 आर्टिकल। ठीक है। तो एक क्रिटिसिज्म मतलब एक बुराई करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई इतना साइज क्यों, इतना बड़ा आकार क्यों। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो बच्चों, लॉयर्स पैराडाइज, कुल मिलाकर के वकीलों का स्वर्ग। क्या बोला है बच्चों, वकीलों का स्वर्ग। हाँ, इनके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे कि देखो एक है सर आइवर जेंस, इन्होंने कहा है इनके विचार में कि जो प्रावधान बाहर से या जो प्रोविजन बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। मतलब इनका ऐसा कहना है कि भाई जो प्रोविजन आपने अदर कंट्रीज से लिए हैं वो सही नहीं है, पहली बात तो। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा, एक तो बहुत बड़ा, काफी बोल सकते हैं कॉलोनाइज साइज है, और इसके साथ साथ में जटिल है। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा था उनको, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बुराई करने वाले हैं, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना।
अगला बोला बच्चों, अच्छा ये सब आपको नहीं लिखना है, जैसे किसने क्या कहा किसने क्या कहा, बस मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लिखने हैं, उनको आपको लिख लेना है, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, तो पता चले कि आपने दूसरी बुक लिख दी है, मतलब एक बुक तो हेम लक्ष्मीकांत लिखी गई है, दूसरी बुक आप ही लिख रहे हो, ऐसा नहीं कर देना है, ठीक है, पर आप भी बोलोगे कि आज से मेरी भी बुक छप गई है, ठीक है, सपोज से पल्लव बुक, ठीक है, आर्यन बुक, ऐसा नहीं कर देना है आपको। चलो, वकीलों का स्वर्ग, तो भाई वकीलों का स्वर्ग क्यों बोला है बच्चों, देखो वकीलों का स्वर्ग इसलिए बोला है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उस वजह से इनका कहना है कि भाई देखो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना सिंपल सा बना देते, इतना कठिन क्यों बना दिया, सामान्य इंसान तो याद ही नहीं कर सकता। आज मान चलो बच्चों कोई किसान है, क्या उसको आर्टिकल से याद है, अपने को याद नहीं है, तो फार्मर्स जो हैं या जो बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है, सामान्य लोग हैं, क्या उनको याद हो पाएंगे, बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो याद करना चाहें तो याद नहीं होंगे, हो जाएंगे, बट इसका मतलब क्या ये है कि अगर वो जानना चाहें तो नहीं जान पाएंगे, जान जाएंगे, जब हम ही जान रहे हैं इतनी कम उम्र में, तो क्या वो नहीं जान पाएंगे, जान जाएंगे, ठीक है। तो इल्म बुराई करने वाले लोगों का कहना है कि भाई आपको इतना जटिल नहीं बनाना चाहिए था, इतने आर्टिकल इतनी धाराएं ये सब कुछ क्यों, आईपीसी माईपीसी ये सब किस क्यों नहीं होना चाहिए था। देखो एक बार भाई सर आइवर जेनसन इन्होंने कहा है कि वकीलों को स्वर्ग बोला है, इसको क्या बोला है बच्चों, इनको लॉयर्स पैराडाइज इसको बोला है बच्चों। और इस संदर्भ में एक और है बच्चों एच के माहेश्वरी, इन्होंने संविधान सभा के मेंबर थे, इनका कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख करता है। कुल मिलाकर कहना यह है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है ना, उन ऑर्डिनरी पीपल को आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये किनको कह रहे हैं, जो बनाने वाले हैं उनको बोल रहे हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, वो ऑर्डिनरी पीपल को अदालत की ओर किसकी ओर लेकर के जा रहा है, अदालतों की ओर लेकर के जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान के चलो उनको धाराएं, उनको आर्टिकल्स याद नहीं है, तो उनको केस लड़ने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता तो होगी, समझ पा रहे हो, तो वो सारी चीजें। लेकिन बच्चों अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहो तो इतना कठिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक सामान्य इंसान भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ सकता है, जान सकता है, हम ही जान गए, ठीक है। तो आज आपको जो याद रखना है बच्चों, 6 बुराइयां मैंने आपको बताई हैं बच्चों, 6 की 6 आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहला, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे पहला कि भाई बोरोप्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उधार का संविधान है, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी इनमें से एक दो नाम याद हो जाते हैं तो बहुत ठीक बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करोगे एक दो नाम याद आपको हो जाएं। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात करेंगे बच्चों, तो सेकंड नंबर की जो बुराई है वो है कि भाई 1935 का जो एक्ट है उससे बहुत सारे प्रोविजन लिए गए हैं, और मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि भाई इसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, हमने पहले सीखा है, उसके बाद हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने लिए हैं। थर्ड नंबर का जो है बच्चों एंटी, मतलब अपन बोल सकते हैं अन इंडियन और एंटी इंडियन, कि भाई एक तो क्या है गैर भारतीय और एक क्या है एंटी इंडियन, मतलब भारतीय विरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो गांधीयन प्रिंसिपल से काफी अवे, काफी दूर है, काफी मतलब गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत दूर है, ठीक है। और एक बोला गया बच्चों महाकाय आकार, कि भाई जो कोलोनाइज साइज है वो काफी बड़ा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कौन से वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 5वें नंबर के को, फोर्थ नंबर के को, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो गांधी जी के प्रिंसिपल से काफी अवे, काफी दूर है। एक एग्जांपल बताता हूँ, क्रिटिसिज्म करने वाले ये भी कहते हैं कि देखो बच्चों आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा, लोकल गवर्नमेंट, गांधी जी फेवर करते थे बच्चों लोकल गवर्नमेंट का। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो क्या लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन था, जब तो नहीं था। लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया बच्चों 73rd और बोलिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि कब आया था बच्चों 1992 में। आपको नहीं पढ़ाया क्या मैंने, ये जो ऐसे देख रहे हो, पढ़ाया तो है मैंने आपको, आपको तो बताया अभी क्लास में मैंने, नहीं बताया। तो सुनो लोकल गवर्नमेंट में क्या आती है बच्चों, एक तो आती है पंचायतें और एक आती है बच्चों क्या नगर पालिका, जिसमें म्यूनसिपालिटी ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अब सुनो, तो पंचायत और म्यूनसिपालिटी जो है बच्चों वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में इस अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी बच्चों, ठीक है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन करके कंप्लीट हुआ था, 1949 में, लागू कब हुआ था 1950 में। तो उस टाइम पर क्या लोकल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, नहीं। एज अ एक्ट, एज अपन गवर्नमेंट के तौर पर तो ये इस टाइम पर नहीं थी बच्चों, समझ पा रहे हो। पर इनको जोड़ा गया कब 1992 के बाद में इस अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा। तो क्रिटिसिज्म करने वालों को कहना है कि भाई गांधी जी फेवर करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, और लोकल गवर्नमेंट तो है ही नहीं,
हमारे संविधान में। लेकिन हमारा संविधान बच्चों बदलती हुई सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, ठीक है, ये अच्छाई है हमारे संविधान की। तो हमारे संविधान वालों को जब लगा, हमारे संविधान बनाने वालों को जब लगा कि भाई अब लोकल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो 1992 में ये अमेंडमेंट लेकर के आए बच्चों, 73rd और 74th अमेंडमेंट। उसके बाद इन्होंने 1993 में क्या हो गई थी बच्चों, लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, पंचायतें और नगर पालिकाएं। पंचायत बोलते हैं और म्यूनसिपैलिटीज, समझ पा रहे हो। एक अर्बन एरिया के लिए गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, और एक क्या होती है बच्चों, जो रूरल एरिया होता है, गांव वाला एरिया होता है, उसके लिए होती है लोकल गवर्नमेंट। तो हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट के लेवल भी बताता हूं मैं आपको, जब इन्होंने बात छेड़ी थी। तो देखो गवर्नमेंट के लेवल की अगर मैं बात करूं, सरकार के स्तर, सरकार के स्तर 3 है बच्चों। सबसे पहला सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल लेवल। सेकंड नंबर क्या है बच्चों, राज्य सरकार, मतलब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। थर्ड नंबर क्या है बच्चों अपना, स्थानीय सरकार, मतलब लोकल लेवल। स्थानीय सरकार मतलब अपन बोलते हैं लोकल लेवल, ठीक है बच्चों। अब देखो जो स्थानीय सरकार या लोकल लेवल है बच्चों, वो भी 2 प्रकार का है। एक है बच्चों पंचायतें, और एक क्या है बच्चों, नगर पालिकाएं। बताऊंगा अभी। एक पंचायतें हैं बच्चों जो गांव के लिए होती हैं, और एक होती हैं बच्चों नगर पालिकाएं। तो शहरों में होती हैं बच्चों नगर पालिकाएं, और जो रूरल एरिया होता है गांव, उसमें क्या होती हैं बच्चों, पंचायतें होती हैं। म्यूनसिपैलिटी नाम सुना होगा आपने, उसमें भी जैसे कि देखो एक नगर परिषद है, नगर निगम है, ये सारी चीजें भी बच्चों इसी में आती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब आएंगी, जब मैं पढ़ूंगा बताऊंगा आपको। तो बाद में जाकर के बच्चों 3 लेवल की सरकार बनी। कितने लेवल की बनी, 3 लेवल की सरकार बनी। ये कब हुआ बच्चों, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, कब, 1992 में। समझ पा रहे हो। उस वजह से जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, वो ये भी कहते हैं भाई लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन तो बनाया नहीं तुमने, संविधान बना दिया, और ठीक है, लेकिन ये सब बुराई करने वाले हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलती हुई सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है, और उसने बदला है। देख लो आप, 3 लेवल की गवर्नमेंट है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, बेल्जियम में भी 3 लेवल की गवर्नमेंट पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में, जब आपने पढ़ा होगा। जबकि श्रीलंका में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है शायद में भी, पावर शेयरिंग में ही आपने बेल्जियम का एग्जाम्पल और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। फिर उसको हरियाणा की पॉपुलेशन से कंपेयर किया होगा, वो सारी चीजें आप पढ़ करके आए हो। एनसीईआरटी बच्चों याद रखना है, एनसीईआरटी ही है आपका बेसिक से लेकर के एडवांस। एनसीईआरटी में लिखी हुई हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। कोशिश ये करें आप, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो। जैसे पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, इसमें जैसे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनको तो अपनी अपनी एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी आप स्कूल में पढ़ी रहे हो, घर पे पढ़ी रहे हो, एग्जाम उसका दे रहे हो, तो उसको क्यों भूलना। अधिकतर चीजें आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हैं। लोकल गवर्नमेंट 10th क्लास में आता है, समझ पा रहे हो आप, ये सारी चीजें आती हैं। 3 लेवल की सरकार 10th क्लास में आती है, बेल्जियम के एग्जाम्पल में। समझ, वो सारी चीजें आप एनसीईआरटी में पहले भी पढ़ चुके हो। चलो, और 6 नंबर का आपको याद रखना है बच्चों, वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे धाराएं हैं, इतनी सारी आईपीसी की धाराएं हैं, इंडियन पिनल कोड वगैरह हैं, सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे पार्ट हैं, इतने सारे सब पार्ट हैं, ऐसा क्यों। तो ये सारी चीजें तो वकीलों का काम है ना बच्चों। ये इनको कहना ये है कि ये सारा काम तो किसका है, वकीलों का याद करने का। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्या नॉर्मल या कॉमन पीपल उनको याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम ही कर रहे हैं जब। तो जितने भी आलोचक हैं, इन सब आलोचककर्ताओं का डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने और भी जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके साथ, उन सब ने अच्छे से जवाब दिया है बच्चों, ठीक है। आपको बस याद रखना है कौन कौन से टाइप हैं जिनके आधार पर क्रिटिसिज्म किया गया है, बुराई की गई है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वाली PDF आप देखोगे, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके लिए ये है, ये हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें से जो मोस्ट लाइनें आपको लग रही हैं, उनको आप अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके नोट्स बना सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है ओवरऑल पूरा। अब कल के लिए मैं कुछ वर्क देता हूँ बच्चों आपको, जो वर्क आपको करके लाना है। यूट्यूब वाले साथी भी ध्यान दें इधर, देखो सबसे पहले तो आपको बच्चों पार्ट
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, संविधान के भाग लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, यूट्यूब वाले साथी भी नोट कर लें। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट लिख देता हूं मैं तो सिंपल। संविधान के भाग, संविधान के भाग, इतना याद रखना है। एक तो ये कंप्लीट करके लाना है बच्चों। टोटल 22 पार्ट हैं, लेकिन सब पार्ट को मिला लिया जाए तो 25 हैं। पूरे के पूरे आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, याद मैं करा दूंगा। लिख तो लोगे, ठीक है। और ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो वहां से बस आपको लिख लेने हैं, ये याद मैं करा दूंगा आपको, ओके। इसके अलावा बच्चों शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल हैं, शेड्यूल मतलब अनुसूची, अनुसूचियां, टोटल कितनी अनुसूचियां बच्चों? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम में टोटल 12 है बच्चों, 12। तो ये 12 अनुसूचियों में किसमें क्या आता है वो आपको लिख लेना है। सेंड में टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा हमारे पर, ठीक है। आपको बस वहां से नोट कर लेना है, लर्न में आपको करा दूंगा, याद में आपको करा दूंगा अच्छे से। इतना कर लोगे आज के लिए। केवल काफी बड़े हैं ये, तो मैं से मत सोचने कि सर ने एक लाइन में लिख दिया, जब मैं भेजूंगा जब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बस अभी इतना याद कर लो, बाकी हर दिन मैं कुछ ना कुछ आपको वर्क देता रहूंगा जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? छोटा सा टॉपिक था हमारा, क्योंकि छोटा सा पार्ट बच गया था, तो उस वजह से। यूट्यूब वाले साथियों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस क्लास को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ही डाल दिया है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट विद k.s जो यूट्यूब चैनल का नाम है। और इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई है तो आप बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद k के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।